नमस्कार। अपना प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां पर राजधानी लखनऊ में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई विकास कार्य के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इस कैबिनेट में सभी कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में पौधारोपण करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को मुफ्त पौधे मुहैया कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। साथ ही प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपए की लागत को भी हरी झंडी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें ड्यूटी भत्ते के साथ 786 रुपए प्रतिदिन भुगतान का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश को एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का हब बनाया जाएगा और अगले 5 साल में तो 2026 तक 1000 नए एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, वनों का क्षेत्रफल हो, पौधों का क्षेत्रफल बढ़े। उसके लिए हम लोग इस वर्ष 35 करोड़ पौधों को रोपित करने की योजना वन विभाग के माध्यम से करेंगे और एक इवेंट की तरह हम लोग गांव से लेके गांव पंचायत सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी को उसमें सहभागी बनाते हुए इस योजना को लागू करेंगे। प्रदेश के जो अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज नमक, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ये निःशुल्क वितरण करने का कार्यक्रम मार्च से लेकर जून तक किया गया है। उसके लिए हम लोगों ने 3196.81 करोड़ रुपया का अनुदान व्यय भार आज अनुमोदित किया है। तो पिछले 3 जून तक हम लोग इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां पर 4 जुलाई को सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं दूसरे कार्यकाल के, और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सरकार के इन 100 दिन के विकास कार्यों पर चर्चा होगी और इसकी जानकारी आम जनता के सामने रखी जाएगी। दूसरे कार्यकाल के विकास कार्यों का ब्यौरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। 4 जुलाई को 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के, और इस दूसरे कार्यकाल में अब तक हुए विकास के कामों के संदर्भ में जानकारी देने के मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और आम लोगों तक, उत्तर प्रदेश की जनता तक अपने 100 दिनों के इस विजन के साथ साथ 100 दिनों के कामों की रूपरेखा भी जनता के सामने रखेंगे। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में सेंध लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव या निरहुआ लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। निरहुआ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सीएम से मुलाकात की। सीएम के अलावा उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल से भी मुलाकात की। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को पराजित किया था। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी, जहां पर उपचुनाव कराया गया। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की प्रत्याशी बनाई गई द्रौपदी मुर्मू जल्द ही लखनऊ आएंगी। लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू मतदाता के साथ जो सांसद हैं, मतदाता सांसदों और विधायकों का समर्थन लेने के लिए उनसे औपचारिक मुलाकात करने के लिए पहुंच रहेंगी। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ आ सकते हैं। वहीं इससे पहले बीते दिन
सरकार और संगठन की तैयारियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। तो जानकारी मिली उसके मुताबिक बैठक में राजद की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति पद के लिए राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू मतदाता, सांसदों और विधायकों का समर्थन मांगने के लिए लखनऊ आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मंथन लगातार जारी है। 3 जुलाई से पहले नाम पर मोहर लग सकती है। सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक का नाम ऊपर चल रहा है। बीएम वर्मा और भूपेंद्र चौधरी के नाम की भी चर्चा चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मंत्री बनाए जाने के बाद अब चूंकि चर्चा है, नया चेहरा लाना है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी है और इसमें अब नामों को लेकर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कमान किसे सौंपी जाएगी, ये तय होगा। 3 जुलाई से पहले नाम पर मुहर लग सकती है, ये जानकारी निकल के आ रही है। कुछ नाम भी आ रहे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, जिसमें सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक का नाम चल रहा है। इनके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो दावेदारों की सूची में शामिल है, जिसमें बीएल वर्मा और भूपेंद्र चौधरी के नामों की भी चर्चा है। हमारे लखनऊ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। अनूप, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का नाम पर मुहर लगनी है, 3 जुलाई से पहले मुहर लग जाएगी, कई सारे नाम हैं जो दौड़ में माने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही है इसके संदर्भ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश काफी लंबे समय से चल रही है। वो भी इस जो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है कि 2024 की जो लड़ाई है वो कौन व्यक्ति आसान कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को, कौन विजय दिला सकता है। इसमें ब्राह्मण कुछ चेहरे हैं, कुछ ओबीसी चेहरे हैं। ब्राह्मण चेहरे में दिनेश शर्मा, संजू बालियान की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, सतीश गौतम की बात करें, सुब्रत पाठक की बात करें, तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चा के रेस में जो इस समय जो बाजार गर्म है। हालांकि इस मामले पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 3 जुलाई को होनी है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष की जो फैसला उसी कार्यकारिणी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कमान किस व्यक्ति को देना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो चुनाव है वो किस तरीके से पार लगाया जाए, उसमें बड़ी चीज कैसे हासिल की जाए। पिछले अगर चुनावों की बात करें वो 2014 की आपको याद होगा, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ब्राह्मण चेहरा था, एक बड़ी जीत हासिल लोकसभा में, एक बड़ी जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उत्तर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। इस बार कुछ जो समीकरण दूसरे बन रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी चेहरा होगा या ब्राह्मण चेहरा होगा, अभी मंथन उत्तर प्रदेश में कई बार इसका मंथन हो चुका है, दिल्ली की बैठकों में कई बार मंथन हो चुका है। अब फाइनल जो मुहर लगने वाली है वो 3 जुलाई को जो केंद्रीय जो कार्य समिति की जो बैठक होगी उसमें फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन अभी कल जिस तरीके से कल 8 बजे धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह सब लोगों ने एक चर्चा हुई थी किस तरीके से वो समीकरण बनेंगे और क्या 2024 की लड़ाई कैसे आसान होगी, तमाम चीजों पर मंथन हुआ। अब 3 जुलाई को इस मामले पर बैठक के बाद कुछ निर्णय होगा कि आखिर किस जो वर्ग को इस जो बीजेपी अपना कमान उत्तर प्रदेश की सौंपने वाली है। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपकी। जाहिर तौर पर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी जाहिर तौर पर होगी। उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही चेहरा तय किया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले अभी कमान उनके हाथों में है, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और मंत्री बनाए जाने के बाद अब चूंकि अब नया चेहरा ढूंढा जा रहा है, ऐसे में किस पर मोहर लगती है 3 तारीख को यह तय होगा, उसके पहले ही चेहरे पर मोहर लगेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ओर से आयोजित 44वें ओलंपियाड को ऐतिहासिक बनाने के लिए चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले आज गोरखनाथ मंदिर पहुंची। गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में रिले टीम के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
देश के 75 शहरों में ये टॉर्च रिले टीम पहुंचेगी। इसकी शुरुआत 25 जून को हरिद्वार में हुई है। सोमवार को ये रिले अयोध्या गई थी, जिसके बाद आज ये टीम गोरखनाथ मंदिर पहुंची है, जहां कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इनका स्वागत किया है। शतरंज का चेस ओलंपियाड चेन्नई के भीतर वो आयोजित हो रहा है और इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली से 17 जून को टॉर्च चेस ओलंपियाड का टॉर्च मशाल इंदिरा गांधी स्टेडियम से उन्होंने ये प्रदान किया और ये देश के 36 राज्यों से जाने वाली है और अमृत महोत्सव वर्ष में 75 स्थानों से होकर के गुजरेगी। शतरंज भारत का अपना एक प्राचीन खेल है और उस खेल का ये सौभाग्य है कि 100 वर्षों के बाद यह ओलंपियाड भारत के करने का अवसर मिला है और अपने देश के भीतर मिला है। आगरा से खबर, जहां पर मंडी समिति मामले में सपा के 3 नेताओं का सरेंडर हुआ है। मतगणना से पहले पुलिस और सपा नेताओं में नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने कई अन्य सपा नेताओं को भी हिरासत में लिया है। पूर्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सहाय ने भी सरेंडर किया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सरकार की ओर से सरकारी भूमि को दबंगों से मुक्त कराने के लिए एंटी भू माफिया अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत जब प्रशासन गांव अजनौरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचा तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। यहां के खेत को जब लेखपाल दबंगों से मुक्त कराने के लिए पहुंचे तो खेत की जुताई कर रहे दबंग ने लेखपाल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से दबंगई यहां पर अधिकारियों के साथ में की जाती है। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। पीड़ित लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मैं ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर जुताई रोकने के लिए गए थे लेखपाल, लेकिन दबंगई देखिए कि किस तरह से एक तो चोरी हो रही है, ऊपर से सीनाजोरी करते हुए उसी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश यहां पर की गई। इसके बाद जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है तो पुलिस ने अब तलाशी शुरू की है। मामला दर्ज जरूर किया है लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की खबरों की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड में हरिद्वार धर्म संसद समेत अन्य कई घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने के बयानों को भी प्रदेश के लिए नुकसानदायक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के 42 वरिष्ठ वकीलों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है। इनमें बिहार हाईकोर्ट पूर्व जज अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक, प्रशांत भूषण, एनडी पंचोली, राजू रामचंद्रन, गोपाल शंकर नारायणन, चंद्रोदय सिंह आदि बड़े नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पियोली ने यह बताया कि अधिवक्ता समाज का चिंतक होता है। उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं यहां पर हुई हैं उससे चिंतित हैं ये तमाम जो वर्ग है। लिहाजा उन्होंने चिट्ठी लिखी है। राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। कॉमन सिविल कोड लागू करने के बयान को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों को दोयम दर्जे का बताने का प्रयास हो रहा है। हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरह से बयानबाजी की गई, काफी विवाद भी उसका हुआ था, काफी बवाल भी मचा, वो समाज हित में ठीक नहीं था। सरकार ने भी उसमें उचित कार्रवाई नहीं की। ये बात भी अधिवक्ताओं की इस चिट्ठी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखी गई है। जो कॉमन सिविल कोड की बात है या अन्य बातें हैं या जिस तरीके से दंगे हुए हैं, उसमें कई हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की जो जनमानस है वो किस तरह, हमारे बुक्सा थारू की बात मैंने भी उठाई थी, हमारे अल्पसंख्यक के साथी हैं, सबके अपने अपने पुराने जो कानून हैं वो भी हैं। उनसे जब तक राय मशवरा करके उन सबसे बातचीत करके ना करे तब तक नहीं हो सकता। पोलराइजेशन ऑफ वोट का लक्ष्य रख के सरकार काम कर रही है और उससे राज्य को नुकसान हो, राष्ट्र को नुकसान हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। और समाज में विघटन हो रहा है। कितनी सारी
जो दंगे हैं उनका जिक्र इन अधिवक्ताओं ने किया है, उसको आप पढ़िए तो वो चिंता का विषय है कि हम अपना माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब इस राज्य का और इस देश का कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और हर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति आज इस बात को समझ रहा है कि इस राज्य में, इस देश में गलत हो रहा है। बीजेपी को भले ही वोटों का फायदा हो जाए, लेकिन राज्य हारेगा और देश हारेगा। और इस वक्त देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ल सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, अधिवक्ताओं की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है, अब सीधे मुख्यमंत्री के नाम पर लिखी गई है। धर्म संसद का जो आयोजन हुआ उसका भी जिक्र किया गया है, कॉमन सिविल कोड को लेकर भी अपनी बातें दर्ज की गई हैं, एक तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई हैं। और ये तक कहा गया है कि जो धर्म संसद का आयोजन हुआ उसमें जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वैसी कार्रवाई हुई नहीं। इन सब को लेकर जो चिट्ठी आई है इसको किस तरह से लिया जा रहा है, चूंकि जवाब तो अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी जी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि जो कॉमन सिविल कोड है, इसकी जो बयानबाजी है लगातार हो रही है, इससे कहीं ना कहीं राज्य में जो सांप्रदायिक चीजें हैं वह बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही तमाम सारी ऐसी बातें जो लिखी गई हैं, इसको लेकर चाहे धर्म संसद की बात की जाए तो धर्म संसद पर की बयानबाजी का भी जिक्र जो है वह एडवोकेट लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, जहां कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड और का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में लिया है। सरकार को इस पर पहले विचार करना चाहिए था, इसके बाद जो कॉमन सिविल कोड है उस पर कार्य करना चाहिए था। इसके साथ ही धर्म संसद की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार जो धर्म संसद की बातें आ रही थी उसको लेकर भी चिंता जरूर जाहिर की है। साफ तौर पर अगर सरकार का पक्ष रखने की बात की जाए तो सरकार का भी पक्ष रखा गया है। प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब सरकार कोई विकास का कार्य करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें बयानबाजी करती है, क्योंकि इस कांग्रेस को जो है जो विकास कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो सियासी हलचल है इस पत्र को के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं तेज हो गई है। क्या इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से किसी का अब तक कोई बयान आया है कि चिट्ठी सीधे मुख्यमंत्री के नाम पर लिखी गई है अधिवक्ताओं की तरफ से, लेकिन क्या फिर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान इसको लेकर अब तक आया, कोई रिएक्शन आया? जी, निश्चित तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जनता के हित में किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस को जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर बात की जाए पक्ष और विपक्ष की तो दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और उत्तराखंड की सियासत में इस समय जो माहौल है इसको लेकर काफी गर्म जैसा माहौल है। एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप करण मेहरा को सुन रहे थे, करण मेहरा का साफ तौर पर कहना था कि सरकार कई सारे ऐसे फैसले कर रही है जो जनता के हित में नहीं है। तो वहीं अगर प्रदेश उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार लगातार जो भी काम कर रही है वो देश के हित में कर रही है, जनता के हित में कर रही है। चलिए, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही, दोनों तरफ अपने तर्क हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन अधिवक्ताओं ने सीधी चिट्ठी लिखी है, चिंता जाहिर की है कि कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे नुकसान हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला इस वक्त सीधे देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 29 जून को सुबह 11 बजे अग्निपथ के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों के अभियान कार्यक्रम के माध्यम से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरीश रावत वरिष्ठ नागरिकों के साथ राजभवन तक पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा को लेकर हरीश रावत का यह कहना है कि अग्निपथ योजना को देखकर राज्य की जनता में व्याप्त युवाओं के भय को वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से उठाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ वो भी शामिल हैं। इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, एक अभियान शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों का, और एक किसानों का भी शुरू कर रहे हैं। किसानों के नाम तो कल मैंने एक चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी को सब किसानों, भूतपूर्व किसानों सबके पास भेजेंगे। और ये जो वरिष्ठ नागरिकों का इनिशिएटिव है, ये 29 तारीख को हम 10:30 बजे इकट्ठा होंगे और चीरबाग पर, अभी तो हमने चीरबाग ही में रखा है, और वहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और गवर्नर को ही ज्ञापन।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।